जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका नालंदा एस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है, इस आज की क्लास में हम पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पंचायती राज का मतलब है कि सबसे निचली स्तर की सरकार जो गांव में डेवलपमेंट का काम करती है उसको साहब आपका पंचायत कहा जाता है। और जब इन पंचायतों का शासन शुरू हो जाता है तो इसे पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज का इतिहास बहुत प्राचीन है। मौर्य काल में भी इसकी व्यवस्था थी और समय समय के जो राजा रहे उन राजाओं ने भी अपने क्षेत्रों में पंचायतों की स्थापना की है। बात अगर भारत की जाए, आधुनिक समय के इतिहास की बात की जाए, तो आधुनिक समय में अंग्रेजों ने भी हमारे देश में पंचायतों की स्थापनाएं की, परंतु इन पंचायतों को वो अधिकार, वो शक्ति प्राप्त नहीं थी जो वास्तव में इन्हें होनी चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं कि ये सरकारें केवल नाम मात्र के लिए, खाना पूर्ति के लिए साहब पंचायतों का गठन किया गया था। पंचायतों के अगर इतिहास पर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हमें साहब आपका ब्रिटिश काल से भी जानने हैं, फिर आधुनिक भारत में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको देखना कि 1907 में एक रॉयल कमीशन का गठन किया गया था। और रॉयल कमीशन ने कहा था कि जो स्थानीय संस्थाएं, इनका विकेंद्रीकरण करना चाहिए, अर्थात इनके साथ हमें अपनी शक्तियों को साझा करना चाहिए। ये सबसे पहले साहब आपका रॉयल कमीशन ये सुझाव देता है। फिर भारत शासन अधिनियम 1919 आया और इस 1919 के अधिनियम में जो हमारे स्थानीय विषय थे, इन स्थानीय विषयों को राज्य सरकारों को सौंप दिया गया और कहा गया कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी को वही इन विषयों पर साहब आपका अपने कानून का निर्माण कर सकती है। हमारे देश में एक बड़े उदारवादी गवर्नर थे जिनका नाम लॉर्ड रिपन था। इन लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने पहली बार गांव के लिए जिला बोर्ड की स्थापना करवाई और शहरों के लिए नगर पालिका समिति का गठन करवाया और हमारे देश में स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना प्रारंभ कर दिया। स्थानीय स्वशासन को पावरफुल करना ये शुरू करते हैं, इसलिए स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। बात की जाए हमारे संविधान की, तो आज़ादी के बाद जब हमारा संविधान बना तो संविधान बनने के बाद इसे अनुच्छेद नंबर 40 में शामिल किया गया और कहा गया कि भाई ये राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो ग्राम पंचायतों का गठन करेंगे। और साथ के साथ अनुच्छेद 246 का भी संविधान में प्रावधान किया गया और कहा गया कि जो स्थानीय स्वशासन होगा उस पर जो कानून बनेगा वो कानून साहब आपका विधानमंडल बनाएगी या विधानमंडल के द्वारा उन पर कानून बनाया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन पंचायतों को संविधान में शामिल करने के खिलाफ थे। वो ये चाहते थे कि इन पंचायतों को स्वतंत्रता दी जाए। अगर संविधान में इनको शामिल कर दिया तो फिर ये संविधान के अनुसार काम करेंगी, जो इन पर अंकुश लगाने का काम कर सकता है। तो इस बात के पक्षधर थे कि हमें इन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए ताकि ये अपने अनुसार अपने ढंग से कार्य कर सके। तो इनको शामिल करने के सबसे बड़े विरोधी थे साहब आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब जब हमारा देश आजाद हुआ, धीरे धीरे हमारे देश ने शासन पे पकड़ बनानी शुरू की। सरकार शासन पे पकड़ बनाती है तो ये जो ग्राम पंचायतें थी, ये ग्राम पंचायतें सही से गठित नहीं हो पा रही थी। गांव बहुत पीछे थे, अधिकांश जनता कृषि पर आधारित थी, गांव में लाइट बुनियादी सुविधा तक उपलब्ध नहीं थी। तो कैसे इन पंचायतों को डेवलप किया जाए, कैसे गाँव का विकास किया जाए, उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को एक कार्यक्रम की शुरुआत की जिसको सामुदायिक विकास कार्यक्रम कहा गया। ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम था ये 1948 के इटावा प्रोजेक्ट से आधारित था। इससे प्रेरणा लेकर के बनाया गया था। असल में उत्तर प्रदेश के इटावा शहर में अल्बर्ट मेयर नाम के एक अमेरिका के व्यक्ति थे, ध्यान रखना ये अमेरिका के थे। इन्होंने साहब एक एक्सपेरिमेंट किया था और वो एक्सपेरिमेंट गांव के क्रियाकलाप को या कार्यकलाप के लिए बनाया गया था, यानी कि गांव की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया गया था। ये यहाँ पर कामयाब होता है। इटावा के आसपास के गाँव काफी डेवलप हुए। तो इसी से प्रेरणा लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू 5 साल के लिए इसको शुरू करते हैं और इसका जो उद्देश्य था वो साहब आपका गांव के अंदर विकास की पहल था। असल में पंचायतों की ओर लोगों का रुझान हो, लोग इससे जुड़े, इसकी ओर प्रेरित हो, इसके लिए कार्यक्रम चलाया गया और सरकारी कर्मचारी, सरकारी अध्यापकों की जिम्मेदारी दी गई कि आप जाएंगे और गाँव में जनता को प्रमोट करेंगे कि वो पंचायतों की ओर अपना रुझान बढ़ाए और साथ के साथ कैसे वो गाँव के डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, इस ओर भी वो काम करें। तो इसके लिए साहब आपका इस कार्यक्रम को शुरू किया गया, परंतु सरकारी कर्मचारियों की विद्यालयों तक पहुंच न होने के कारण ये साहब आपका फेल हो गया। सामुदायिक कार्यक्रम बुरी तरीके से फेल हुआ। अब सवाल आया कि गांव को आगे कैसे डेवलप करें। तो गांव को आगे डेवलप करने के लिए भाई एक समिति का गठन किया गया, जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता। और इस समिति से सुझाव पूछा गया कि आप सुझाव दीजिए कि कैसे हम गाँव को डेवलप करें, कैसे शासन को मजबूत करें, कैसे पंचायतों की स्थापना करें। तो ये इसको जिम्मेदारी दी गई। एक बात आपको ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना थी
वह एनडीसी के द्वारा की गई थी और एनडीसी 6 अगस्त 1952 में बनता है। एनडीसी का मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ये बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन करती है। इस बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन तो 16 जनवरी 1957 में हुआ। इसने रिपोर्ट 24 नवंबर सन 1957 में पेश की और इसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि हमें अगर गांव को डेवलप करना है तो गांव में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना करनी पड़ेगी। एक पंचायत ग्राम स्तर पर काम करेगी जिसको ग्राम पंचायत कहा जाए, एक पंचायत जिला स्तर पर काम करे, मंडल स्तर पर काम करे, उसको पंचायत समिति कहा जाए, और एक जिला स्तर पर काम करे उसको साहब आपका जिला पंचायत कहा जाए। तो हम कह सकते हैं कि इसने कहा कि तीन स्तर पर हमें पंचायतों का गठन करना है ताकि गांव का जो डेवलपमेंट है वो रुक ना पाए और वो लगातार आगे बढ़ता रहे, सतत विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू हो। तो इसके लिए साहब आपका इस व्यवस्था के गठन की बात की गई थी। अब हुआ क्या कि जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसको सरकार ने स्वीकार किया और राज्यों से आह्वान किया कि आप इस समिति के आधार की रिपोर्ट के आधार पर जो त्रिस्तरीय पंचायतें इनका गठन करना प्रारंभ करें। तो सबसे पहले प्रयोग के तौर पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायतों का प्रयोग प्रारंभ हुआ या त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना प्रारंभ हुई। एक प्रयोग के तौर पर यह काम किया गया। जब ये कामयाब हुआ 1 नवंबर 1959 को आंध्र प्रदेश में इसको लागू किया गया। तो हम कह सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी को रिपोर्ट करने वाला लागू करने वाला पहला राज्य तो राजस्थान था और दूसरा राज्य जो था वो आपका आंध्र प्रदेश था। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश ने भी इन पंचायतों को त्रिस्तरीय स्तर पर लागू करना शुरू किया। पहले तो 1947 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम को लागू करता है, फिर ये त्रिस्तरीय शासनिक व्यवस्था की शुरुआत करता है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड इस समय पर उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो हम उत्तर प्रदेश को आधार मान करके इस समय चीजों को साहब आप जानेंगे। अब धीरे धीरे ये जो बलवंत राय मेहता कमेटी थी इसका गठन किया था साहब आपका कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, और हमारे देश में सत्ता का परिवर्तन हुआ और पहले गैर कांग्रेसी सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते और उन्होंने अशोक मेहता समिति का गठन किया और इसने सुझाव दिया कि त्रिस्तरीय शासन की स्थापना नहीं करनी है, हमें 2 स्तरीय पंचायतों का गठन करना चाहिए, तभी गांव हमारे अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि एक पंचायत जो वो मंडल स्तर पर बने और मंडलों में ऐसे गांव शामिल हो जाएं या ये उतने गांव शामिल होने चाहिए कि जिनकी आबादी मिलकर के 15 से 20 हजार हो रही हो। तो इतने गांव इस मंडल पंचायत में शामिल किए जाएं और जिला परिषद का भी गठन हमें करना चाहिए जो जिला स्तर पर काम करे। इन्होंने ग्राम पंचायत के गठन के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अब ये जो प्रस्ताव था, ये जो अशोक मेहता समिति थी, इस समिति की सिफारिश को भी लागू किया गया। आंध्र प्रदेश कर्नाटक और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा 3 ऐसे राज्य बने जिन्होंने अशोक मेहता समिति की सिफारिश पर जो रिपोर्ट तैयार हुई थी उसके स्तर पर 2 स्तरीय पंचायतों का गठन किया। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि बलवंत राय मेहता ने रिपोर्ट दी तो उसकी रिपोर्ट को लागू कर दिया गया, अशोक मेहता साहब ने रिपोर्ट दी तो उनकी रिपोर्ट को लागू कर दिया गया। अब ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी तक इनको संविधान में जगह नहीं दी गई है। अगर इनको संविधान में जगह मिल जाए तो फिर सारी टेंशन खत्म होगी। तो संविधान में इनको जगह देने के लिए समय समय पर कई सुझाव समितियों का गठन किया गया। जैसे कि एक सुझाव समिति थी जिसका नाम था हनुमंत राय समिति, 1983 में बनी। JB के राव समिति 1985 में बनती है। LM सिंघवी समिति साहब आपका 1986 में बनी। इसके अलावा PK थुम्मन समिति भी थी जो पंचायतों से जुड़ी थी। इन समितियों ने समय समय पर सुझाव दिया कि हमें पंचायतों को संविधान में दर्जा देना चाहिए था, इनको संविधान में शामिल करना जरूरी है। तो इन्हें संविधान में शामिल करने के संदर्भ में हमारे देश में 2 बार प्रयास हुए। एक बार प्रयास 1989 में हुआ, 64वां और 65वें संविधान संशोधन के तहत 64 में साहब आपका पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया और जबकि 65 में नगर के शासन को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया। परंतु होता यह है कि ये प्रस्ताव लोकसभा से तो पारित हुआ परंतु राज्यसभा इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर सकी। तो ये जो संविधान संशोधन था ये यहीं पर खारिज हो गया। और एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिस समय संविधान संशोधन पेश हुआ उस समय पर हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इनका नाम राजीव गांधी था। राजीव गांधी ने अथक प्रयास किया परंतु राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, तो ये प्रस्ताव यहीं से खारिज हो जाता है। इसके बाद साहब आपका 73 व 74वां संविधान संशोधन 1992 में पेश किया गया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे। इस समय पर कांग्रेस के पास केंद्र में भी बहुमत था, मतलब लोकसभा में भी बहुमत था और साहब आपका राज्यसभा में भी बहुमत था। तो इस बार इसको पास करवाने में कोई दिक्कत नहीं हुई
और ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये साहब आपका 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा से और 23 दिसंबर 1992 में राज्यसभा से पारित हो गया। साथ के साथ 20 अप्रैल 1993 में इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और इस पर हस्ताक्षर करने वाले जो राष्ट्रपति थे इनका नाम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा था। अब ये रेडी था हमारे देश में लागू होने के लिए। आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि जो 73वां संविधान संशोधन था ये त्रिस्तरीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और ये बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर ही तैयार किया गया था। अगर पेपर में सवाल आ जाए कि बताइए कि 73वां संविधान संशोधन किसकी रिपोर्ट पर साहब आपका पारित हुआ है, तो ये बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर ही लागू किया गया। जब राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही ये जो 73वां संविधान संशोधन हुआ करता था इसे साहब आपका 24 अप्रैल को लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना, अगर सवाल आ जाए पेपर में कि 73वां संविधान संशोधन कब लागू होता है तो ये लागू हुआ साहब आपका 24 अप्रैल सन 1993 में। इसी कारण से ये जो 24 अप्रैल है, 24 अप्रैल को हमारे देश में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस का साहब इस समय पर आयोजन किया जाता है। हर साल पंचायती राज दिवस हम मनाते हैं। साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि 74वां संविधान संशोधन भी शंकर दयाल शर्मा के समय ही साहब हस्ताक्षर में या लागू किया गया था और इसको जो लागू किया गया वो किया गया साहब आपका 1 जून 1993 में। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि ये नगर के शासन को संवैधानिक दर्जा देता है, मगर नगर में जो है वो नगर का शासन जनसंख्या के आधार पर निर्धारित है, वो त्रिस्तरीय नहीं है, वो एक स्तरीय है और जो जनसंख्या के आधार पर साहब आपका डिसाइड होता है। अगर संविधान की बात करें तो संविधान में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि अगर किसी गांव की आबादी 20,000 के आसपास हो और वो डेवलप हो रहा है तो उसमें नगर पंचायत बनेगी और 20,000 से 2 लाख तक हो तो नगर पालिका, अब 2 लाख से ज्यादा होगा तो वहां पर नगर निगम का गठन किया जाएगा। अब ये राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय होने के कारण ये राज्य सरकारों की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कितनी आबादी पर नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर निगम का गठन करना चाहते हैं। मगर संविधान ने तो यही आंकड़ा साहब आपका पेश किया है। आगे अगर बात की जाए तो जब ये संविधान में शामिल हो गए तो इन्हें संविधान की 11वीं अनुसूची में जो हमारी पंचायतें थी, इन पंचायतों को जो शामिल किया गया वो साहब आपका पंचायतों को 11वीं अनुसूची में भाग नंबर 9 के अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ के बीच में इनको रखा गया है। एक बात और ध्यान रखना कि जो हमारी नगर की संस्थाएं थी, इन नगर की जो संस्था थी ये संस्था साहब आपकी एक स्तरीय है। ये 74वें संविधान संशोधन से साहब हमारे संविधान में दर्जा प्राप्त करती है। 12वीं अनुसूची में है, भाग नंबर 9 क्या इनका लिए दिया गया और अनुच्छेद जो है वो 243 पी से लेकर के 243 जेड जी तक दी गई है। एक बात और आपको ध्यान देना कि जो अनुसूची नंबर साहब 11 और 12 है ये इन संस्थाओं को कानून बनाने का भी अधिकार प्रदान करती है। अगर बात की जाए 11वीं अनुसूची में तो 11वीं अनुसूची ने 29 विषयों के ऊपर चर्चा की है और कहा कि ये जो 29 विषय हैं इन पर जो कानून है वो साहब आपका पंचायतें बनाएंगी, इन पर पंचायतों के द्वारा कानून बनाया जाएगा। और जबकि ये जो 12वीं अनुसूची है इसने साहब आपके 18 विषयों पर चर्चा की है और कहा कि इन पर जो कानून है वो कानून जो बनाया जाएगा वो साहब आपका नगर की संस्थाओं के द्वारा बनाया जाएगा। नगर की संस्था साहब इन पर कानून बनाएंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको याद रखनी है। 1-2 अनुच्छेद है तो ये तो आपको कभी भूलनी नहीं। जैसे अनुच्छेद नंबर 243 में पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की परिभाषा दी गई है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की परिभाषा की अगर मैं बात करूं बेटा तो आपको ध्यान रखना है कि ग्राम पंचायत जो है वो क्या है कि वो सबसे निचले स्तर की सरकार है या ग्राम स्तर की साहब आपकी सरकार है। हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की एक सरकार है, ग्राम स्तर वो लिख देते हैं, ग्राम स्तर की सरकार है। ठीक है साहब, ग्राम स्तर की सरकार। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि किसी भी ग्राम पंचायत के गठन के लिए न्यूनतम 1000 मतदाता होने अनिवार्य हैं। न्यूनतम 1000 मतदाता जो है वो साहब आपके अनिवार्य है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1000 मतदाता जो है साहब आपके अनिवार्य हो गए। एक बात और ध्यान रखना कि जो ग्राम पंचायत है, इस ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसे साहब आपका ग्राम प्रधान कहा जाता है और एक व्यक्ति उपाध्यक्ष भी हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है, ये राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा। जिसे साहब आपका उप प्रधान कहा जाएगा वो उप प्रधान कहलाता है। और बाकी जो इसके अंदर क्या होते हैं साहब आपके सदस्य होते हैं, बाकी इसके अंदर सदस्य होंगे। ध्यान रखना, सदस्यों की संख्या
7 से हो सकती है, 7 से 15 के बीच में ये संख्या साहब हो सकती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, ये ध्यान रखना। अच्छा, ग्राम पंचायत के प्रधान की अगर बात करेंगे तो ग्राम प्रधान का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होगा और जनता इसके चुनाव में साहब आपका भाग लेगी, और सदस्यों का चुनाव भी साहब आपका प्रत्यक्ष रूप से होगा, जनता इनको भी चुनेगी। और ये जो सदस्य और प्रधान है ये दोनों मिलकर के उप प्रधान का चुनाव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो चुनाव होगा वो चुनाव साहब आपका अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यह अप्रत्यक्ष रूप से साहब आपका चुना जाता है। एक पॉइंट और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इन पंचायतों का सदस्य बनना है तो सदस्य बनने के लिए अगर न्यूनतम आयु की मैं बात करूंगा तो जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वो की गई बेटा 21 वर्ष। कोई सी भी पंचायत हो इसमें साहब आपका न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और मतदान की जो आयु है वो साहब आपका 18 वर्ष है। आगे अगर बात की जाए ग्राम सभा की तो अच्छा एक बात और इसमें ध्यान रखना कि ग्राम पंचायत की जो बैठक है वो बैठक बेटा एक वर्ष में 12 बार आयोजित होगी। 12 बार इनका आयोजन किया जाएगा, प्रत्येक माह साहब इनका आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा किसे कहते हैं? ग्राम सभा की बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि अगर कोई भी ग्राम पंचायत है जो 1000 मतदाता से बनेगी, 1000 से ज्यादा मतदाता होने चाहिए, कम से कम 1000 तो है ही। तो ग्राम सभा की अगर बात करें तो कोई भी साहब आपकी ग्राम पंचायत है तो इस ग्राम पंचायत में शामिल जो मतदाता होंगे, जो भी मतदाता है शामिल मतदाता, तो ये मतदाताओं का जो समूह होगा, मतदाताओं का समूह, इस समूह को साहब आपका ग्राम सभा कहा जाएगा। तो ग्राम सभा मतदाताओं का समूह है। एक बात ये आपको याद होनी चाहिए कि ग्राम सभा की अगर बैठक की बात करेंगे तो इसकी बैठक साहब आपका वर्ष में 2 बार आयोजित होती है। पहली वाली बैठक जो है वो रबी की फसल के बाद होती है, तो इसको साहब आपका रबी की बैठक कहा जाता है। दूसरी वाली जो बैठक होगी वो खरीफ की फसल के बाद होगी, इसको साहब आपका खरीफ की बैठक कहा जाएगा। ध्यान रखना, वर्ष में 2 बार ये बैठक का आयोजन होगा। और अगर दोनों की बैठक की बात करें तो दोनों की जो बैठक होंगी, चाहे वो ग्राम पंचायत की हो चाहे वो साहब आपका ग्राम सभा की हो, इस बैठक की जो अध्यक्षता है वो हमारे प्रधान जी करेंगे, यानी कि ग्राम प्रधान के द्वारा इन बैठक की साहब आपका अध्यक्षता की जाती है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और आपको क्या समझनी है, वो बात आपको ये समझनी है कि क्या बात समझनी है कि हमारे देश में, अच्छा हमारे देश में जो है वो हमारे देश में व्यवस्था ये है कि जिला पंचायत और ब्लॉक पंचायत का भी गठन होता है। तो मैं आपको हाथ के हाथ ये भी बता दूं कि अगर ब्लॉक पंचायत की बात की जाए तो भैया ब्लॉक पंचायत जो है वो एक ब्लॉक स्तर पर बनेगी और इसमें भी 2 व्यक्ति होंगे। एक व्यक्ति जो होता है वो अध्यक्ष होगा और बाकी जो होते हैं वो साहब आपके सदस्य होते हैं, और इन सदस्यों को साहब आपका बीडीसी मेंबर कहा जाता है। ये बीडीसी मेंबर कहलाते हैं। और इन सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है, और जबकि अध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि जितने भी ये सदस्य हैं ये मिलकर के एक व्यक्ति को साहब आपका अध्यक्ष भी चुनते हैं, जिसे ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। ये क्या कहलाता है साहब आपका? ब्लॉक प्रमुख। और एक जो पंचायत है वो जिला स्तर पर काम कर रही थी, जिसको क्या नाम दिया गया था साहब आपका? जिला पंचायत। और जिला पंचायत में एक व्यक्ति इसमें भी सदस्य होगा और बाकी एक व्यक्ति कौन होगा साहब आपका? अध्यक्ष होगा। यहाँ पर भी अध्यक्ष का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष ही है, और जो सदस्य होंगे इन सदस्यों का चुनाव साहब आपका प्रत्यक्ष रूप से ही किया जाता है। ठीक है साहब, अध्यक्ष मिलकर के, सदस्य मिलकर के एक व्यक्ति को साहब आपका अध्यक्ष साहब आपका चुनते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना। अच्छा, अगर नगर की ओर मैं बात करूं हाथ के हाथ, तो नगर में जो सबसे निचली संस्था है वो साहब आपकी नगर पंचायत है। नगर पंचायत में भी 2 प्रकार के सदस्य होंगे, एक तो साहब आपका सदस्य होता है और बाकी एक जो होता है वो साहब आपका अध्यक्ष होगा। इस नगर पंचायत अगर किसी नगर में नहीं है तो वहां पर जो संस्था होगी वो संस्था कौन सी होगी बेटा? नगर पालिका होगी। और नगर पालिका नहीं है तो वहां पर जो संस्था होगी वो क्या होगी साहब आपकी? नगर निगम होगी। नगर निगम होगी, और इसमें भी साहब आपका एक व्यक्ति सदस्य होगा और एक व्यक्ति इसके अंदर साहब आपका अध्यक्ष होगा। अच्छा, सदस्य एक नहीं होता, सदस्य एक से ज्यादा होते हैं। नगर निगम में भी अगर बात करें तो अध्यक्ष भी होगा, और अध्यक्ष के साथ साथ इसमें कौन शामिल होंगे साहब आपके? सदस्य भी होंगे। बस सबका ध्यान रखना है कि इन सबका जो चुनाव है वो चुनाव जो होता है वो किस रूप में होगा साहब आपका? प्रत्यक्ष तौर पर इनका साहब आपका चुनाव करवाया जाएगा। सबका चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। अपने अनुच्छेदों में वापस चलते हैं। अनुच्छेदों में अगर हम वापस चलें तो अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा के गठन, संरचना एवं कार्य के ऊपर चर्चा की गई है। 243C में साहब आपकी संरचना बताई गई है,
और संरचना ग्राम पंचायत की बताई गई, जो मैंने अभी आपको समझाया। 243D बड़ा इंपोर्टेंट है। 243D में आरक्षण के ऊपर चर्चा की गई है। और उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए साहब आपका 50% आरक्षण की व्यवस्था है। एक बात और ध्यान रखना कि जो नगर की संस्थाएं हैं, नगर की संस्थाओं में आरक्षण के ऊपर जो चर्चा है वो साहब आपका अनुच्छेद नंबर 243T में दिया गया है। तो अगर कभी गांव का आपको ध्यान रखना है, गांव तो 243D है, पंचायतों में तो 243D हो गया, मगर नगर की संस्थाओं में 243T के ऊपर चर्चा है। अगर कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है वो साहब आपका 5 साल का है। कोई सी भी पंचायत हो, कोई सी भी नगर की संस्था हो, कार्यकाल 5 साल का है। जिस दिन से साहब वो शपथ, जिस दिन से चुनाव संपन्न होगा, चुनाव संपन्न के बाद वो जिस दिन अपने कार्यालय को ज्वाइन करेंगे उस दिन से इनका कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा और 5 साल में कार्यकाल साहब आपका समाप्त होता है। मगर इस बीच अगर ग्राम पंचायत के या किसी भी पंचायत के 2/3 सदस्य हैं, उसको अध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो बीच में भी प्रस्ताव पारित करके अध्यक्ष को हटा सकते हैं। अगर अध्यक्ष को हटा दिया गया है तो शीघ्र यथाशीघ्र चुनाव करवाने की भी व्यवस्था की गई है कि जल्द से जल्द चुनाव करवाना होगा। और अगर नए चुनाव में कार्यकाल पूरा होने में 6 माह से कम का समय है तो दोबारा पंचायत के चुनाव करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। एक बात और ध्यान रखेंगे कि अगर योग्यता की बात की जाए तो 243F में दिया गया है। 243F में जैसे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में नगर की संस्थाओं के लिए ये कहा गया है कि भाई अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो वो नगर की संस्थाओं का चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ के साथ उसके अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए 10वीं पास होना जरूरी है, और महिला SC ST अगर OBC के वर्ग का कोई व्यक्ति है तो उसको 8वीं पास होना जरूरी है, तभी वो पंचायतों के और नगर की संस्थाओं के चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर कुछ योग्यता भी साहब आपकी दी गई है। बात की जाए 243I की तो 243I में वित्त आयोग पर चर्चा है। और वित्त आयोग का अगर नगर की संस्थाओं के लिए बात करेंगे तो नगर की संस्थाओं के लिए जो वित्त आयोग बना है वो बना है साहब आपका 243/22 में, और राज्य पंचायतों के लिए बना है 243I में। और इसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य सरकार और पंचायतों के बीच में कितने कर का बंटवारा करना है, कितना कर साहब आपका विभाजित होगा, इसका जो वर्णन है वो साहब आपका वित्त आयोग करता है, या ये सिफारिश वित्त आयोग करता है कि कितना कर आपस में बांटना है, कितना राज्य रखेगा, कितना पंचायतों को, नगर की संस्थाओं को जाएगा, ये सब आपका दिया गया है। अगर बात की जाए 243I की तो इसमें चुनाव की प्रक्रिया है, और चुनाव की प्रक्रिया के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो पंचायत और नगर की संस्थाएं हैं इनका जो चुनाव है वो राज्य का निर्वाचन आयोग करेगा। राज्य का निर्वाचन आयोग इनका गठन करेगा। और राज्य के निर्वाचन आयोग की बात करें तो ये बेटा 1 सदस्य आयोग होता है। ये 1 सदस्य आयोग है। इसका गठन साहब आपका जब मतदान की आयु को घटा करके 18 साल किया गया तब हर राज्य में इसका गठन हुआ था। तो आपको ध्यान रखना कि एक राज्य या 1 सदस्य साहब आपका निर्वाचन आयोग होता है। उत्तराखंड के और कुछ फैक्ट देखें तो उत्तराखंड के अंदर 11 नगर निगम, 43 नगर पंचायत और 46 नगर पालिका, याद कर सकते हैं 11, 43, 46, 11, 43, 46 जो है वो साहब आपकी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान, अच्छा बेटा एक सेकंड, ये थोड़ा सा ना उल्टा लिखा गया, इसको जरा आप थोड़ा सा, नहीं सही है, सॉरी बेटा सही है, मगर ऊपर क्या आएगा, नगर पंचायत 43 है, नगर पालिका साहब आपकी 46 है। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी। अच्छा, उत्तराखंड में अगर गांव की संस्थाओं की बात करें, पंचायतों की बात करें तो 13 साहब आपकी जिला पंचायत है, 95 जो है साहब आपकी ब्लॉक पंचायत है, और गांव की जो पंचायत है वो 74-85 है। ये साहब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल साइट है उसका ये आंकड़ा है। आप इस आंकड़े को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इन पर जो आधारित सवाल है, अब वो हम एक एक करके इन सवालों पर साहब चर्चा करते हैं। सभी सवालों को हम देख लेते हैं। अब सवाल हम देखेंगे एक एक करके, कुछ सवाल हैं ताकि हम सभी बातों को एकदम साहब आपका समझ सकें। तो ये जो पहला सवाल है कि साहब निम्नलिखित में से कौन है पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने के लिए अधिकृत है। अर्थात जो पंचायत है इनके लिए जो संरचना है, पंचायतों की संरचना है, इसका निर्धारण करने के लिए कौन साहब आपका उत्तरदायी है। तो ये जो उत्तरदायी है ये साहब आपका राज्य का विधानमंडल। राज्य का विधानमंडल इनकी संरचना का निर्धारण करेगा। क्योंकि हमें एक बात पता होना चाहिए कि जो ग्राम पंचायतें हैं या नगर की संस्थाएं हैं ये साहब आपका राज्य सूची का विषय है। और जब ये राज्य सूची का विषय है तो इन पर जो कानून बनेगा वो कानून कौन बनाएगी, साहब आपका विधानमंडल के द्वारा इन पर कानून बनाया जाएगा। तो ध्यान रखना,
इनकी संरचना हो, किसी नई पंचायत का गठन करना हो, कहीं पर पंचायत के चुनाव करवाने हो, तो ये सारी जिम्मेदारी साहब राज्य सरकार के पास होती है। और राज्य सरकार की जो संस्था है उसका नाम साहब आपका विधानमंडल है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, नंबर 2 का सवाल क्या है। नंबर 2 सवाल थोड़ा सा ठीक है, जरा ध्यान देना। सवाल है कि भारत के संविधान के भाग नंबर 9 में, भाग नंबर 9 पंचायतों से संबंधित है। हाँ बिल्कुल ठीक है, भाग नंबर 9 पंचायतों से संबंधित उपबंध है और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया है। ये पहला कथन बिल्कुल ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि इसको जो लागू किया गया है वो लागू किया गया था 24 अप्रैल सन 1993 में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब कथन नंबर 2 क्या है कि भारतीय संविधान के भाग नंबर 9 क में नगर पालिकाओं से संबंध उपबंध है। ये बिल्कुल ठीक है, मगर अनुच्छेद 243 क के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं, या तो नगर पालिका परिषद होगी या फिर नगर निगम होगी। नहीं भाई, 243 ए में नहीं दिया गया, तो कथन नंबर 2 गलत है, क्योंकि इनके बारे में जो उपबंध है वो साहब आपका अनुच्छेद नंबर 243 के क्यू में दिया गया है। ध्यान रखना, नगर संस्था, नगर की संस्थाएं, नगर पालिका, नगर पंचायत, इन सब की जो परिभाषा है, इनके बारे में जो उपबंध है वो 243 क्यू में दिया गया है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल एक जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलें। तो अगला सवाल नंबर 3 क्या है। सवाल नंबर 3 है कि पंचायतों के चुनाव करवाने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायतों का चुनाव करवाने का निर्णय राज्य सरकारें लेंगी, परंतु चुनाव का करवाने का जो कार्य है, निर्णय तो राज्य सरकार लेंगी, मगर ये जो कार्य है ये कार्य करेगा कौन साहब आपका, राज्य निर्वाचन आयोग। ध्यान रखना, ये सवाल बड़ा जबरदस्त है कि भैया कब चुनाव होने कब चुनाव नहीं होने, ये तो घोषणा तो करेगा साहब आपका राज्य सरकार, मगर चुनाव करवाएगा कौन, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो साहब आपका चुनाव करवाएगा। सवाल नंबर 4 पर पहुंचे। तो सवाल नंबर 4 है साहब आपका कि पंचायती राज की सूची का विषय है। तो पंचायती राज जो है वो साहब आपका राज्य सूची का विषय है, ये एक समवर्ती केंद्र सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का साहब आपका विषय है। 5वें नंबर के सवाल में क्या दिया गया है कि भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73 व 74वां संविधान संशोधन जिस समय हुआ उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्रधानमंत्री का नाम था नरसिम्हा राव, और राष्ट्रपति का नाम आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति का नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। इस समय पर साहब यहाँ हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है साहब, राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 6ठे नंबर के सवाल पर चलते हैं। छठा सवाल क्या है, छठा सवाल है कि साहब कथन दिया है एक, कहता है कि पंचायतों के प्रधानता अगस्त के पदों में महिलाओं के लिए जिनमें अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी महिलाएं सम्मिलित हैं उनके आरक्षण से क्रियाकलाप में एक संतुष्ट परिवर्तन आया। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो पंचायत हैं उन पंचायतों में जो SC ST महिलाओं के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उसे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, सुस्पष्ट परिवर्तन आया। इसका कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को इस आरक्षण की मांग लंबे समय से कर रही थी। तो महिलाओं के द्वारा आरक्षण की मांग लंबे समय से की जा रही थी, तो इसका कारण बिल्कुल गलत नहीं है, कथन बिल्कुल ठीक है। परिवर्तन तो आया है, महिलाओं ने आरक्षण की मांग नहीं की, महिलाओं को जो आरक्षण है वो साहब आपका संविधान के अनुसार पहले से ही प्राप्त है। आपको ध्यान रखना, संविधान के अनुसार ही साहब इनको आरक्षण की व्यवस्था पहले ही कर दी गई थी। जैसे मैं आपको एक बार बताऊं, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम जो है, यह अधिनियम 1947 में पारित हुआ था। अधिनियम कब पारित हुआ बेटा, 1947 में पारित हुआ था, और इसके अंतर्गत पंचायतों में 1/3 महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। परंतु समय के साथ इन आरक्षण को बढ़ाया भी गया। जैसे उत्तराखंड ने पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 न रख के 50% रखा है। तो उत्तराखंड में आपको ध्यान रखना है कि महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था है। तो कथन ए सही है, परंतु आर क्या है साहब आपका गलत है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये पॉइंट ध्यान रखना, बड़ा जबरदस्त सवाल है। 7वें नंबर का सवाल है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है।
तो ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 40 में दिया गया है। आठवां सवाल है कि साहब पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता? अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए आरक्षण किस राज्य में साहब आपका लागू नहीं होता? आपको ध्यान रखना है कि एससी के लिए जो आरक्षण है वो अरुणाचल प्रदेश में लागू नहीं होता। अरुणाचल में लागू ना होने का कारण है कि यहाँ पर जो एससी आबादी है वो एससी आबादी साहब नहीं है। ये एससी आबादी यहाँ पर है ही नहीं। जब एससी की आबादी यहाँ पर है नहीं तो एससी के लिए साहब यहाँ पर आरक्षण की भी व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर एससी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। आगे बढ़े। 90 नंबर के सवाल में पूछे तो ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? ग्राम सभा किसे कहा गया है? तो पहला है ग्राम पंचायत क्षेत्र के लोगों को। हाँ, क्षेत्र के लोगों तो कहते हैं मगर उनका नाम किसी भी मतदाता सूची में होना चाहिए, तो ये गलत है। अगला, जिला अधिकारी के द्वारा अधिसूचित विशिष्ट लोग। तो विशिष्टता को तो हम समाप्त कर चुके हैं, नेगेटिव शब्द हटाइए इसको। अगला था कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्रों में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसे ही साहब आपका मतदाता सूची कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जिनका नाम भी मतदाता सूची में होगा वही साहब आपके ग्राम सभा के मेंबर माने जाएंगे। तो इसका जो सी कथन है वो बिल्कुल ठीक है और डी जो है वो बिल्कुल क्या है साहब आपका गलत है। 10वें सवाल पर अगर हम पूछें तो 10वां सवाल क्या कहता है? 10वां सवाल है संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किए हैं पंचायतों के नियमित चुनाव करवाने के लिए। बिल्कुल ठीक है कि हर 5 साल में चुनाव करवाना जरूरी है। अगला है कि महिलाओं के सभी स्तर पर सीटों का आरक्षण, महिलाओं के आरक्षण का भी प्रावधान किया है। अगला है कि राज्य वित्त आयोग की संस्कृति के अनुसार पंचायतों को फंड अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना। हाँ ये भी ठीक है, पंचायतों का जो राज्य वित्त आयोग सिफारिश करेगा उतना पैसा पंचायतों को साहब आपका उपलब्ध कराया जाएगा। और अगला चौथा कथन है कि 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति अनिवार्य रूप से हस्तांतरण करना। हाँ 11वीं अनुसूची में 29 विषय दिए गए, ये भी ठीक है। तो चारों कथन है और इस 29 विषयों पर साहब आपका हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं वो साहब आपका कानून का निर्माण कर सकती हैं। 11वां सवाल क्या है? 11वां सवाल है कि कौन सा राज्य पंचायतों में न्यूनतम शिक्षा आधारित करने वाला या अर्हता निर्धारित करने वाला पहला आया? तो सबसे पहले राजस्थान हमारा राज्य था जिसने पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए शिक्षा को अनिवार्य किया था और कहा था कि 5 साल जो भी व्यक्ति कैंडिडेट उम्मीदवार होगा वो 5वीं तक अगर पढ़ा है तो पंचायतों के चुनाव लड़ सकता है, नहीं तो नहीं लड़ सकता। उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर दिया है। मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड ने कहा है कि अगर भाई कोई पुरुष है तो 10वीं पास होना चाहिए, महिला SC ST है तो वो साहब आपका 8वीं पास होगा, तभी वो पंचायतों में चुनाव लड़ सकता है। अगर पहला राज्य ऐसा करने वाला कौन था? आपका राजस्थान था। अगला सवाल है पंचायती राज व्यवस्था के मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनता की भागीदारी होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। राजनीतिक जवाबदेही भी होनी चाहिए, भाई जनता अगर अपने प्रतिनिधि को चुन रही है तो वो साहब उनके जनता के प्रति जवाबदेही भी देंगे। अगला आ गया लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। हाँ लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण हो रहा है, शक्ति केंद्र से राज्यों पर आई, राज्यों से पंचायतों के पास पहुंची। अगला है वित्तीय संग्रहण यानी कि फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। वित्तीय संग्रहण ये नहीं होता, ये नहीं कर सकते क्योंकि कर नहीं लगा सकते, बाकी तीनों काम कर सकते हैं। तो ए जो है वो बिल्कुल राइट होगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा क्या है, बिल्कुल ठीक है। 13वां सवाल क्या कहता है? 13वां सवाल आप देखें, अगला सवाल है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 243 के का मतलब कैसे, कैसे का मतलब कैसे चुनाव होंगे, कैसे अगले चुनाव करवाए जाएंगे, तो वो 243 के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। 14वें नंबर का सवाल क्या है? 14वां देखो, अगर आपने थ्योरी पढ़ ली ना तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने इसलिए पहले थ्योरी आपको समझाई है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान जो है ये साहब आपका हैदराबाद में स्थित है। और आपको ध्यान रखना कि इसकी जो स्थापना थी वो स्थापना बेटा 2006 में की गई है, ठीक है, 2006 में स्थापना की गई और ये हैदराबाद में साहब आपका स्थित है। सवाल नंबर 15 क्या कहता है? 15 कहता है कि भारत में पंचायतों के द्वारा
कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? कौन सा कर साहब आपकी पंचायत लगाती है? बिक्री कर राज्य सरकार लगाएगी, सीमा शुल्क राज्य सरकार, भूमि का राज्य सरकार। हाँ, स्थानीय मेलों पर जो टैक्स है ये पंचायतों के विषयों के अंतर्गत आता है, तो पंचायत स्थानीय मेलों पर साहब आपका टैक्स लगा सकती है। 16वें नंबर के सवाल पर पूछे, एक कूट दिया गया है, एक कमेटी दी गई है, इस कमेटी को हमें मैच करना है और मैच करके देखते हैं इसका आंसर क्या बनता है। सवाल है बलवंत राय मेहता, तो इन्होंने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था की सिफारिश की। अशोक मेहता ने द्विस्तरीय शासन की सिफारिश की थी कि भाई 2 स्तरीय साहब आपका शासन होना चाहिए। और साथ के साथ ये जो एल.एम. सिंह भी थे, इन्होंने स्थानीय स्वशासन की पद्धति को अपनाने का प्रस्ताव रखा। और जे.बी. के राव जो थे ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार करने के पक्ष में थे कि जो हमारे प्रतिनिधि होंगे उनके तरीके में सुधार किया जाए। तो पहले का दूसरा हो जाएगा, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पर चलें। तो 17वें नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित राज्यों में से बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज को सर्वप्रथम किसने स्थापित किया था? तो राजस्थान ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को, ये मैं बता ही चुका हूं आपको। अगला अगर आगे बढ़े, अगला है कि राज्य वित्त आयोग का गठन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 243 आई का मतलब होता है इनकम, और इनकम का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं साहब आपका आय से है, और आय को वित्त भी हम कह सकते हैं, वित्त का मतलब हम पैसा भी कह सकते हैं। तो 243 आय में साहब आपका ये दिया गया है। ठीक है, अगर अगले सवाल की ओर चलें तो अगला जो सवाल है ये आखिरी सवाल है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही कथन, कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जीवन के युगों में एक अभिन्न अंग रहा है, तो ये जरूरी है। पंचायती राज व्यवस्था हर व्यक्ति के विकास के लिए जरूरी है, तो ये अभिन्न अंग माना जाता है। अगला था कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, यही गलत है, 24 अप्रैल से प्रभावी हुआ था। ये त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी हुई संरचना, ये भी ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जी इसके महत्व को बढ़ाता है। 243 जी में पंचायती राज को आगे बढ़ाने के ऊपर चर्चा की गई है, कर इकट्ठा करने के संदर्भ में भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ये भी आंसर ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल गलत था, तो गलत ये मैं बताना था। तो चलिए फिर ये आज की हमारी क्लास थी। आज की क्लास में हमने थ्योरी भी पढ़ी और कुछ क्वेश्चन भी लगाए। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।